फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत जब जनता ने राजशक्ति को चुनौती दी। फ्रांस 1789 में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रहा था। राजा की सरकार हेवली लोन्स पे चल रही थी और टैक्स बर्डन सिर्फ गरीब लोगों पर पड़ रहा था। क्योंकि नोबेल्टी और चर्च टैक्स फ्री थे, जब नए टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए तो पार्लियामेंट जो जुडिशियल बॉडी थी उन्होंने रोक दिया। इस वजह से राजा और पार्लियामेंट के बीच पब्लिक वार ऑफ वर्ड्स चालू हो गया। राजा ओपिनियन पार्लियामेंट के साथ था और राइट्स भी होने लगे। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो किंग ने स्टेट्स जनरल को बुलाने का डिसीजन लिया, जो 1614 के बाद पहली बार हो रहा था। स्टेट्स जनरल में 3 क्लास थे, क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट कॉमन लोग थे, क्लर्जी जो पुजारी प्रीस्ट वगैरह थे और नोबेलिटी राजा किंग्स वगैरह थे। पर वोटिंग सिस्टम अनफेयर था। थर्ड स्टेट जो कॉमन लोग थे उसमें 95% पॉपुलेशन थी, उनका वोट कम माना जाता था। फिर आई टर्निंग पॉइंट। 17 जून को थर्ड स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और बोला कि बिना नए कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्पर्स नहीं होंगे। जब उनका हॉल बंद कर दिया गया तो उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में जाके हिस्टोरिक टेनिस कोर्ट ओथ लिया। आखिर में प्रेशर और पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण किंग लुई 16 को मानना पड़ा और बाकी स्टेट्स भी नेशनल असेंबली में शामिल हुए। यही मोमेंट था जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की असली शुरुआत हुई। दस अगस्त 1792 जब राजशाही का अंत शुरू हुआ। 1792 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया पर्शिया के बीच वार का माहौल बन गया था। रेवोल्यूशनरीज जैसे ब्रिसॉट वार के सपोर्ट में थे, क्योंकि उनका मानना था कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी को दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहिए। दूसरी तरफ क्वीन मैरी एंटीनोएट भी वार चाहती थी, लेकिन अपनी पर्सनल फ़ायदा के लिए, ताकि मोनार्की का कंट्रोल वापस मिल सके। अप्रैल 1792 में वार शुरू हुई, लेकिन फ्रांस को कई हार झेलनी पड़ी। सरकार ने आर्मी और पब्लिक सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे नॉन जोड़िंग प्रीस्ट की ओथ लेने का ऑर्डर और 20,000 नए सोल्जर्स की भर्ती। लेकिन किंग लुइस ने कुछ प्रपोजल्स वीटो कर दिया, जिससे लोगों को गुस्सा और बढ़ गया। 1 अगस्त को जब ब्रंसविक मैनिफेस्टो आया, जिसमें एलाइड पावर्स ने धमकी दी कि अगर मोनार्की को कुछ हुआ तो फ्रांस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तब पेरिस में एंगर एक्सप्लोड हो गया। 10 अगस्त को नेशनल गार्ड और फेडरल्स ने मिलकर टुइलेरीज पेरिस पर अटैक किया। स्विस गार्ड्स को मार दिया गया और किंग लुइस अपनी फैमिली के साथ असेंबली में शरण लेने गया। वहीं पे असेंबली ने वोट करके किंग को टेम्पररीली रिलीफ कर दिया, मतलब राजा का रूल ऑफिशियली सस्पेंड हो गया। ये दिन फ्रांस का मोनार्की का एंड की तरफ एक बड़ा कदम था। रिपब्लिक की घोषणा और लुई 16 का पतन। 10 अगस्त के बाद मोनार्की को सस्पेंड कर दिया गया था और नए इलेक्शंस अनाउंस हुए, जिसमें सभी मेल सिटीजन्स को वोट का हक दिया गया। ये फ्रांस का पहला डेमोक्रेटिक स्टेप था। नई नेशनल कन्वेंशन बनी जो मोनार्की को ऑफिशियली ख़त्म करके रिपब्लिक डिक्लेयर करती थी। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा था लुई 16 की ट्रायल। उस पर राजद्रोह का इल्ज़ाम लगा, क्योंकि उसके सीक्रेट लेटर्स मिले जिसमें पता चला कि वो दूसरे देशों के साथ फ्रांस के खिलाफ मिल रहा था। ट्रायल के बाद लुइस को गिल्टी पाया गया और वोट हुआ, उसकी सज़ा पर काफ़ी नैरो मार्जिन से, लेकिन डिसाइड हुआ कि लुइस को गुलिटिन से मार दिया जाएगा। जनवरी 1793 में लुई 16 को पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया गया। ये मोमेंट सिंबलिक था एक नए फ्रांस के लिए, जहां राजा रानी की राज नहीं चलेगा, अब जनता का राज चलेगा। तो एक नया फ्रांस की उन्नति हुई। जब डर से देश चला। लुई 16 की डेथ के बाद फ्रांस में कोयोस बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई। रेवोल्यूशनरीज लीडर्स ने पावर ली और एक नया फेज़ शुरू हुआ, रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794। इस दौरान रोबेस्पेरे और कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने कंट्रोल संभाला। टेरर का मतलब था जो भी रेवोल्यूशनर
खिलाफ दिखाई दिया उसको ट्रेटर मानकर गिलोटिन से सजा दी गई। हजारों लोग इंक्लूडिंग रॉयल्स, क्लर्जी और आम आदमी एग्जीक्यूट किए गए। रोबेस्पियर ने कहना था कि टेरर विदाउट वर्च्यू इज़ फैटल बट वर्च्यू विदाउट टेरर इज़ पावरलेस। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी डिक्टेटरशिप से तंग आ गए। 1794 में खुद रोबेस्पियर को भी गिरफ्तार करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके बाद टेरर का दौर ख़त्म हुआ और एक मॉडरेट गवर्नमेंट का फेज शुरू हुआ। डायरेक्टरी का राज बीच का समय न तेज न धीरे। रोबेस्पियर के बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशनर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, द डायरेक्टरी 1795 से 1799। इस समय एक मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें पावर एक 5 मेंबर कमेटी के पास था जिसे डायरेक्टरी कहा गया। ये गवर्नमेंट मोनार्की के रिटर्न को रोकती थी पर जैकोबियन जैसे रेडिकल ग्रुप्स को भी कंट्रोल में रखती थी। लेकिन डायरेक्टरी करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझती रही। अक्सर राइट्स होते रहे और राइट्स मतलब दंगे, और लोगों में डिससेटिस्फेक्शन था। फ्रांस ने इस पीरियड में कुछ मिलिट्री सक्सेसेस भी देखे और एक नया मिलिट्री हीरो उभर कर आया, नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाई और आखिरकार 1799 में नेपोलियन ने एक कूप मिलिट्री टेक ओवर करके डायरेक्टरी को हटा दिया। ये था रेवोल्यूशन का एंड और नेपोलियन की रूल की शुरुआत। नेपोलियन का उदय रेवोल्यूशन से राजा बनने तक। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिलिट्री कूप करके डायरेक्टरी को हटा दिया और पावर अपने हाथ में ले ली। पहले वो फर्स्ट काउंसिल बना और 1804 में खुद को एम्पायर ऑफ द फ्रेंच डिक्लेयर कर दिया। रेवोल्यूशन के दौरान जिसको विरोध हुआ था वो ही अब वापस आया, लेकिन नए रूप में। नेपोलियन ने लीगल रिफॉर्म्स किए जैसे नेपोलियनिक कोड जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज किए गए, लेकिन वो ऑथराइजेशन भी था। प्रेस फ्रीडम और अपोजिशन को दबा दिया गया। उसने पूरे यूरोप में कैंपेन्स चलाया और काफ़ी जगह जीता भी। रेवोल्यूशन का आइडिया लिबर्टी और डेमोक्रेसी था, पर नेपोलियन ने इसे मिक्स कर दिया मिलिट्री रूल के साथ। फ्रांस में स्टेबिलिटी आई पर असली डेमोक्रेटिक गोल्स कंप्रोमाइज़ हो गए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट फ्रांस से दुनिया तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे पहले यूरोप के मोनार्क्स को डर लगने लगा कि ये रेवोल्यूशनरीज आइडिया उनके देश में भी फैल सकते हैं, इसलिए उन्होंने फ्रांस के खिलाफ अलायंस बनाए। लेकिन रेवोल्यूशन ने भी एक सीड को बना दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इन आइडियल्स ने यूरोप के यूथ, इंटेलेक्चुअल्स और ऑप्रेस्ड लोगों को इंस्पायर किया। 19वीं सेंचुरी में कई जगह अप स्प्रिंग्स और रेवोल्यूशंस को देखने को मिले, जैसे जर्मनी, इटली और लैटिन अमेरिका में। रेवोल्यूशन ने फीडलिज्म को चैलेंज किया और लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाई। वोटिंग राइट्स, सिटीजन इक्वालिटी और सेकुलर लॉज जैसे रिफॉर्म्स फ्रांस से दूसरे देशों में ट्रांसफ़र हुए। इवन नेपोलियन के कैंपेन्स के थ्रू ये आइडियाज़ यूरोप में आ गए। चाहे उनका रूल ऑथराइजेशन था, बट रिफॉर्म्स सर्वाइव किए। तो इससे जितने भी यूरोप के देश थे उसमें भी इफेक्ट होने लगे। तो आपने देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से सारे यूरोप में इफेक्ट आने लगी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की विरासत, नए ज़माने की नींव, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिखाया कि लोग अपने हक के लिए उठ सकते हैं और एक मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बदलाव पॉसिबल है। इससे सिटीजनशिप, इक्वालिटी और राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को सेंट्रल बना दिया मॉडर्न पॉलिटिक्स में। रेवोल्यूशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन
सिटीजन जैसे डॉक्यूमेंट्स ने बताया कि हर इंसान को जन्म से कुछ राइट्स मिलते हैं और वो सिर्फ राजा को देने या छीनने से नहीं बनते। इस रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल लैंग्वेज बदल दी। नेशन, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल हो गए। आगे चलकर ये आइडियाज़ अमेरिकन सिटीजन सिविल राइट्स मूवमेंट्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और कई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस में का बेस बना। शॉर्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक नए पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की बुनियाद रखी जिसका असर आज तक दिखता है। इससे जितने भी देश में डेमोक्रेसी आई है वो इसी से कह सकते हैं आप, यही इसका बेस बना। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में सोशल राइट्स, फ्रीडम राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ये सारी चीज़ें इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है, आप ये शॉर्ट में कह सकते हैं।